खास मेहमान को हमारे साथ जोड़ लेते हैं और आज बाजार पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ indiacharts.com के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग नाम से पता लगा ही चुके होंगे कि indiacharts.com यहाँ पे ना ही सिर्फ टेक्निकल रिसर्च मिलती है बल्कि मार्केट से रिलेटेड सभी तरह की रिसर्च, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये सभी प्रोवाइड करते हैं रोहित और उनकी कंपनी। बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन ही कि मार्केट्स फिलहाल क्या ओवरसोल्ड लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट हावी होती हुई नज़र आ रही है। तो इन स्तरों पे क्या करना चाहिए? क्या जो बुल रन में थे वो कंटिन्यू होगा आने वाले समय में भी, और क्या इन स्तरों पे अच्छे मौके हैं एक फ्रेश एंट्री के लॉन्ग साइड पे? मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे डिस्क्लेमर से, क्योंकि आपने जैसे बोला कि पोर्टफोलियो सर्विसेज, हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं करते हैं, नहीं नहीं जी। बट प्योरली मार्केट एनालिसिस और यस। डेटा इंफॉर्मेशन जो बाजार में है उसको डिस्प्ले करते हैं चार्ट्स के जरिए से। तो हमारे जो टूल्स हैं आपने जो सवाल पूछा कि क्या बाजार ओवरसोल्ड है, क्या ये खरीदने का एक लेवल आया है। ओवरसोल्ड जरूर है, बट ध्यान में रखने की बात यह है कि जो रीडिंग्स हैं वो टेक्निकली वीकनेस की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। इसका ये मतलब है कि अगर शॉर्ट टर्म में बाउंस आता भी है 2-3 दिन का, तो फिर से वहां से सेलिंग प्रेशर बिल्ड होगा। तो शॉर्ट टर्म डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं कि 61.8% रिट्रेसमेंट हो चुका है, जो हमने 20 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक की जो रैली थी उसका 61% करीब 22,000 के आसपास वो करीबन टच हो गया सुबह सुबह के गैप डाउन ओपनिंग में। और वहां से हम लोग सपोर्ट देख रहे हैं ना। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेवल टूट नहीं सकता, बट अगर ये लेवल पे बाजार रुक जाता है तो यहाँ से फिर हम लोग एक रिट्रेसमेंट, इस पूरे 3-4 दिनों के गिरावट की एक रिट्रेसमेंट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ओवरसोल्ड डेटा ऐसा है कि स्विंग हम लोग का एक मोमेंटम स्विंग प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, जो कि स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे लोग देख सकते हैं, लाइव अपडेट होता है। वो उस डेटा पॉइंट 6 तक आ गया है। 6 का मतलब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, ये 0 और 100 के बीच में रहता है। तो 6 एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होने पे एक्सपेक्टेशन ये होता है कि 1 या 2 दिन का बाउंस जरूर निफ्टी में बनने की उम्मीद बनती है। कॉमन इंडिकेटर है आरएसआई, जो सब लोग जरूर देखते हैं, वो करीब 22 तक आ गया है। ये भी अगर 20 के नीचे थोड़ा और चला जाता है तो उसको भी हम लोग एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मानेंगे, और वहां पे भी फिर एक्सपेक्टेशन वही रहेगा कि कहीं ना कहीं एक बाउंस आए। पर जैसे मैंने बोला कि ये बाउंस बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा, 1 दिन या 2 दिन के लिए, उससे ज्यादा शायद नहीं बन पाए, क्योंकि जो वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी सेल मोड में चल रहे हैं। चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी 500 हो, और जो यूएस इंडाइसेस है उनमें भी वीकली इंडिकेटर सेल में चल रहे हैं। तो ये बोलना कि फाइनल बॉटम बन गया है और यहाँ से वापस तेजी का बाजार शुरू हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि अगर वीकली हायर टाइम फ्रेम के जो इंडिकेटर्स हैं वो सेल में हैं, तो सेलिंग प्रेशर वापस बनने की उम्मीद ज्यादा है। तो सेल साइड पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज कुछ समय तक अभी भी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। और रोहित, मोटा मोटी मैं ये मतलब निकाल रहा हूँ कि अभी बाइंग ऑन डिप हमको नहीं करना है, और दूसरा सेल ऑन राइज में थोड़ी चीज़ों को ज़्यादा अपने आप को शिफ्ट कर लेना है कि आपको थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छे दिखेंगे बजाय सपोर्ट के। आप ये चीज़ भी कह रहे हैं कि जो भी पुल बैक है वो एक कमज़ोर पुल बैक है, एक छोटे मोटे रेजिस्टेंस पे आके रुकेगा, देन वो फॉल भी कर सकता है वापस से। जी, मेरे को एक आप रेंज बता सकते हैं मोटा मोटी, अगर हम डाउन साइड इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, से मान लो 22,000 अभी हम कैलकुलेट करके बैठे हैं, अगर ये ब्रेक करते हैं तो कितना डिप, कितना और ड्रैग डाउन कर सकते हैं? मैं कुछ एक्सट्रीम चार्ट देख रहा था तो वहाँ जाके तो बहुत ही डर लग रहा है, वो तो 21,200 तक भी बता रहे हैं। क्या वहाँ तक भी ड्रैग हो सकते हैं क्या अगर गिरने पे आए तो मैंने जैसे बोला कि वीकली इंडिकेटर्स सेल साइड पे हैं, तो जो वीकली सपोर्ट है वो जरूर काफी नीचे है। जैसे आपने बोला 21,100 तक का रेंज बनता है, बट इसके पहले पहले एक सपोर्ट आएगा 21,900 का। तो वो टूटना जरूरी है। वो टूटेगा तो जरूर 21,100-200 तक भी हम लोग देख पाएंगे। तो ये ब्रॉड नीचे के जो लेवल्स हैं ये हैं। ऊपर में अगर बाउंस आता है तो हमने जो गैप देखा 2 दिन पहले 22,400 के आसपास, वो सबसे पहला पड़ाव है। और 61% रिट्रेसमेंट करीब 22,530 के आसपास
जो टॉप बना था 10 अप्रैल का और आज के लो के बीच में अगर 61% लेते हैं तो 22,530 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस लेवल हम लोग मानेंगे। रोहित जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर अगर आपसे निफ्टी और निफ्टी बैंक में अगर हम तुलना करने के लिए कहें तो आपको बेहतर क्या लग रहा है? क्योंकि हम गिरावट निफ्टी में भी है, निफ्टी बैंक में भी है, हालांकि निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा आज तो निफ्टी बैंक में लग रही है। बेहतर क्या है? कहाँ पर पहले मौके बनेंगे बाइंग करने के? नहीं, वीकनेस तो हमने बैंक निफ्टी में ही ज्यादा देखी है, अभी ही नहीं, शायद पिछले कई महीनों से या पूरे साल हम लोग कह सकते हैं बैंक निफ्टी ज्यादा वीक रहा है, उसमें ज्यादा तेजी भी नहीं देखी गई है। इस बार भी इनफैक्ट जो सेटअप है और जो पैटर्न्स हम लोग देख रहे हैं उसमें निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ थी पिछले 2 महीनों, बैंक निफ्टी में इस रैली में भी फेलियर हुआ है। अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देखता हूँ, मतलब 10 तारीख से आज तक 4-5 दिनों में सबसे वीकेस्ट सेगमेंट्स मार्केट के क्या रहे हैं, वो क्लियरली फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा ज्यादा वीकनेस में दिखा रहे हैं। प्राइवेट बैंक, बैंक इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये सब नेगेटिव में दिख रहे हैं। इवन पीएसयू बैंक इंडेक्स -2% है पिछले कुछ दिनों में। तो फाइनेंशियल शायद अभी भी वीकेस्ट स्पॉट है बाजार का, और उस हिसाब से हम लोग निफ्टी को थोड़ा और स्टेबल मानेंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। पर रोहित जी, कुछ एक थीम्स जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में प्ले कर रही हैं, उनमें मेटल्स जहां पे हम लगातार एक अच्छी रैली देख रहे हैं, साथ ही पावर स्पेस में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। ये दोनों में ही क्या राय है आपकी इंडेक्स लेवल पे, और अगर कोई स्टॉक्स भी आप शेयर कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले 4 दिनों के बेस्ट गेनर्स है, आपने सच बोला। मेटल्स है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ओके, जिसमें पावर आ गया। तो ये 3-4 सेक्टर जो हैं ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। बट मेरा डर क्या है कि जैसे मेटल्स अगर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, वो इस होप पे है कि इंटरेस्ट रेट के जो दर हैं वो कम होंगे, कमोडिटी प्राइसेस आगे तक बढ़ेंगी, और थोड़ी बहुत कमोडिटी प्राइसेस में रैली बहुत देरी से हमने देखी है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स पहले से ही चल रहे थे बट कमोडिटी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। और अब जाके हम लोग ने पिछले 1-2 हफ्ते में कुछ कमोडिटी प्राइसेस में एक रैली देखी है, कॉपर के प्राइसेस भी ऊपर आए। बट ये क्या सस्टेन हो सकता है कि नहीं? बॉन्ड यील्ड्स दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, डॉलर का भाव बढ़ रहा है, और टिपिकली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब डॉलर स्ट्रांग रहता है या इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो मेटल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ऊपर रह नहीं पाते। तो ये जो स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं मेटल और ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर्स में, ये क्या बना बना रह सकता है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कहीं पे एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी आ गया। और जियो पॉलिटिकल एंगल में ये होता है कि कमोडिटी और डॉलर दोनों के रेट जो हैं बढ़े हुए रह सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑयल। तो ऑयल एक डिफेंसिव सेक्टर बन गया है यहाँ पे, कि ना ही ये इंटरेस्ट रेट कट्स पे बढ़ सकता है बट जियो पॉलिटिकल रिस्क पे भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ऑयल पे मंदी करना भी मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम राइजिंग डॉलर के एनवायरनमेंट में कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी करना, स्पेसिफिकली मेटल्स में, मुश्किल लग रहा है मुझे कि बहुत ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो। तो कुछ डिफेंसिव एक्सपोजर मेटल्स के सेक्टर में जरूर रख सकते, बट बहुत ज्यादा ना रहे कि वो आपके कहीं कहीं ना कहीं अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क हट गए और वापस आप इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से बाजार चलने लगा, तो फिर मेटल स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट भी आ सकती है। इसलिए ये एक अंडरलाइंग रिस्क ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है रोहित, वैसे एक लास्ट क्वेश्चन आपको, कहीं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है क्या? डाओ के या नेस्डेक के चार्ट्स में आपने वो भी देखे होंगे, या क्रूड में कहीं आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ देखा हो, गोल्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा हो? जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है वो बता दीजिए प्लीज़। तो गोल्ड जरूर एक आउटलायर बन गया है इस पूरे थीसिस में। उसने ब्रेकआउट किया अपने पिछले कई हाईज का और उसके पार निकल गया। इसका मतलब है कि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट की तरह लोग मान रहे हैं, मतलब सेफ्टी के लिए खरीदा जा रहा है। ये सेंट्रल बैंक्स ही नहीं खरीद रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमेशा खरीदते हैं, बट इस बार सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पिछले 6 महीने में काफी हद तक आई है। इसका कारण ये है कि कई करेंसीज डॉलर के अलावा गिर रहे हैं डॉलर के सामने, और इसलिए दूसरे जो सेंट्रल बैंक से उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तो गोल्ड शायद एक आउटलायर है इस पूरे बाजार में। आई थिंक गोल्ड एक हेज की तरह लोगों को एक एसेट एलोकेशन करना चाहिए।
हमने 2008 2016 कई बार फंड मैनेजर्स को ये चीज बताते हुए बोली है कि गोल्ड का थोड़ा एक एलोकेशन कर ले, फिर बाद में ये चीज हट जाती है क्योंकि इक्विटी इतना अच्छा करता है कि हम लोग गोल्ड को भूल जाते हैं। बट शायद ये अच्छा समय है कि गोल्ड का एलोकेशन जो है बढ़ा दिया जाए अपने अपने हिसाब से। सबके लिए हिसाब एक नहीं रहता है, बट श्योरली एनीवेयर बिटवीन 5% to 20% ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड रखना, अलग अलग लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना, बट एक सेंस लगा के कुछ एलोकेशन गोल्ड में किया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। यूएस इक्विटीज की आपने बात पूछी, तो यूएस इक्विटीज में भी जिस तरह मैंने बोला वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स इंडिया पे नहीं बट यूएस जो इक्विटी इंडाइसेस है उन पे भी सेल में ही चल रहा है। और कई लेवल्स एक एक करके ब्रेक हो रहे हैं। जैसे 40 डे एवरेज है 4 महीने बाद टूटा, सबसे पहले डाउ में, उसके बाद नैस्डैक में, एसएनपी में अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो शायद कल रात टूटा हो। तो इस चीज के होते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था 3 महीने का वो ब्रेक हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब तक कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीडिंग्स नहीं आती हैं, उसके लिए हम लोग कई इंडिकेटर्स देख रहे हैं। यूएस का जो पुट कॉल रेशियो है, यील्ड कर्व है, ये सब कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड में नहीं आए हैं अभी तक। तो वो जब तक नहीं आ रहे तब तक डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है। और शायद यूएस के मार्केट्स फर्दर नीचे भी रिएक्ट कर सकते हैं आते हुए दिनों में। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये गोल्ड का आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मार्केट में ये वॉइसेस भी चल रही है कि 1 लाख रुपया तोला का सोना हो जाएगा। मार्केट में बहुत चर्चा है इसको लेकर, और आज नहीं, ये पिछले 2 महीने से चल रही है। तो आप भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, गोल्ड के प्राइजेस कहीं भी ऊपर चले जाएं तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी, और आपने एलोकेशन बढ़ाने की बात भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सर, थैंक यू वेरी मच ये पूरा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट देने के लिए और इक्विटीज़ पे भी अपने पॉइंट रखने के लिए। तो यूएस और इंडिया बोथ थोड़ा फटीक फील कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, वॉल्यूम कम करिए, काम करना इंडाइसेस पे थोड़ा कम कीजिए, स्टॉक्स को भी सिलेक्टिव करिए और इसी का ही फ़ायदा उठाइए पूरे मार्केट के अंदर। मेरे को